नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5,54,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई। केंद्रीय बजट में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाई गई। सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए आज बैठक। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होगी। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि ये बजट आम आदमी के जीवन और सुगम बनाएगा, साथ ही व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है, साथ ही शोध और नवाचार पर भी जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण प्राप्त करना आसान होगा और कृषि उत्पादन विपणन समिति एपीएमसी के प्रावधान मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लद्दाख की आकांक्षाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ तटीय ढांचागत सुधार से मछुआरे सशक्त होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री मोदी ने कहा कि आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट में हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। वित्त मंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 5,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakh, 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ
6 वर्ष के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 17,788 ग्रामीण और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कर छूट के दावे की पात्रता एक और वर्ष 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by 1 more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startup, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year, till 31st March 2022. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बजट में वित्तीय क्षेत्र में कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि जीवन बीमा निगम के आईपीओ, बीमा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने और विनिवेश जारी रखने जैसे कई प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने बैंकों की फंसी पूंजी की समस्या से निपटने की व्यवस्था का प्रावधान किया है। Equally important is the reform that we are bringing in the financial sectors. Disinvestment to continue, LIC to have IPO, insurance sector to have more in terms of opening up for 74% for FDI. These are very clearly progressive steps in financial sector. बजट में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए लगाएगी। चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को लाया जाएगा। बजट में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट प्रदान की गई है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इनमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारतीय रेलवे के लिए ये प्रगतिशील बजट है। रेलवे का बजट ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है, पाथ ब्रेकिंग बजट है। दिस इज अ फ्यूचर रेडी बजट फॉर द रेलवे की कैपेसिटी एनहेंस करें हम लोग, बेटर सर्विसेज दें, पैराडाइम शिफ्ट हो, हमारा डिलीवरेंस के ऊपर ध्यान हो, पैसेंजर के लिए कन्वीनियंस हो और फ्रेट के लिए ये थ्रस्ट रहे। बजट की प्रशंसा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बजट में बहुत बढ़ावा मिला है। बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबींग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं पर अधिक दबाव डाले बिना स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में तेजी से वृद्धि के 6 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण उपजी अभूतपूर्व स्थिति से सरकारी वित्त पर भारी दबाव के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% रखने में सफल रहीं। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वदेश में विकसित किए गए टीके के अनुसंधान के लिए खाका तैयार करने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा को ब्लॉक और जिला स्तर तक ले जाने के मानव संसाधन क्षेत्र में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि बजट में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण संशोधन के साथ सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा।
It's a growth-oriented and very socially inclusive budget. Though there is fiscal expansion taking place, but most of it is going into investment or capex-linked investment for infrastructure, which is an investment for the future and not a revenue expenditure. There is also emphasis on ease of doing business as well as ease of living. We have also seen that the minister has ensured that there is consistency in the policies of the government. As we move towards an Atmanirbhar Bharat and a $5 trillion target, this budget is a step in that right direction towards achieving that goal. अर्थशास्त्रियों, बैंकिंग और कर विशेषज्ञों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की सराहना की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने कहा कि विकास का बजट है। जो बजट दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही बढ़िया है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है और इस पे जो उन्होंने स्ट्रेस दिया है हेल्थ वेलबींग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इंक्लूसिव बजट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन एंड R&D पे और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस पे जो एम्फेसिस दिया है वो बहुत ही तारीफ करने लायक है। बजट हेल्थ केयर पे का बढ़ाया है और उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएटली 137% उसका राइज दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बूस्ट आएगी वो बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे एसेट्स भी बनेंगे प्लस GDP बढ़ेगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज। परिसंघ की पूर्व अध्यक्ष भावना दोषी ने कहा है कि बजट में कर व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई कोविड उपकर नहीं लगाया गया है। बजट में डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इससे टैक्स में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोगों को सर्टेनिटी रहेगी। जो 75 इयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए एक थोड़ी सुविधा कर दी गई है, उनको टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। टैक्स तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन रिटर्न फाइल करने में सुविधा कर दी गई है। बाकी कोविड सेस के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि आएगा, वो नहीं आया है, तो उसे बहुत लोगों को एक रिलीफ जैसा हो गया कि चलो एक्स्ट्रा टैक्स कुछ आया नहीं है। बजट को संतुलित बताते हुए इंटरनेशनल बिजनेस कमेटी के चेयरमैन दिनेश जोशी ने कहा कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित बजट प्रस्तावों से उद्योगों को लाभ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिट दिए हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने अच्छे योजनाएं दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही बढ़िया जो अनाउंसमेंट किया है। आज हमारा जो रोड सेक्टर है इतना वाइब्रेंट हो गया है और रोड मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। 8,500 किलोमीटर के उन्होंने रास्ते बनाए। ये रास्ते 8,500 किलोमीटर से 11,000 कैसे बन सकते हैं, ये पूरा इस बजट के अंदर विचार किया उन्होंने। उसके लिए जो फंड एलोकेट किए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने जो बजट एलोकेट किया, उससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बढ़ेगा, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। बैंकिंग विशेषज्ञ महेंद्र कुमार चौहान ने विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है। पिछले कई सालों में हम अगर देखें तो ये सबसे सिंपल बजट है और इसमें बैंकिंग के लिए खास बात तो ये है कि 20,000 करोड़ का रीफाइनेंसिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए हुआ है उससे बैंक्स को काफी राहत मिलेगी और उनका प्रोग्रेस भी होगा। कुछ 5-6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका नाम उन्होंने अभी नहीं दिया है, बाद में पता चलेगा। उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो प्राइवेट सेक्टर उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे उससे वो बैंक्स भी बहुत अच्छे चलेंगे। बजट घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए बंबई स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने बजट को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि कर में की गई व्यवस्थाओं से निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए बॉन्ड से प्रवाह में तेजी आएगी और राष्ट्र निर्माण में पूंजी बाजारों को भूमिका भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आर्थिक विशेषज्ञों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। यह बजट एक क्रांतिकारी बजट है। प्रदेश के अन्य आर्थिक विश्लेषकों, शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने भी बजट को कोरोना काल की चुनौतियों के बीच एक अच्छा बजट बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों के हितों को समाहित किया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों ने भी बजट का स्वागत
करते हुए स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट को बुजुर्गों के लिए एक अच्छा कदम बताया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अपने बजट भाषण में गुजरात के गांधीनगर में स्थित GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय आर्थिक प्रौद्योगिकी केंद्र तैयार करने में सरकार की सहायता देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार GIFT सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के उद्योग और व्यापार संगठनों ने केंद्रीय बजट को एक ऐसा कदम बताया है जिसकी कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरत थी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने अंदाजपत्र का स्वागत करते हुए उसे समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने अंदाजपत्र को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला बताया। इस बजट में दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके साथ हेल्थ की, आरोग्य की सुविधा, सर्वग्राही विकास, मानव संसाधन से लेकर इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पहलू पर ज्यादा काफी जोर दिया है और इसके कारण देश का अच्छा विकास भी होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम आगे भी बढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के प्रमुख श्री मनोहर चावला ने केंद्रीय अंदाजपत्र का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में सभी सेक्टर का ध्यान रखा गया है। ज्यादातर उनका फोकस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे रहा है और वो सब सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है। उन्होंने हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है एंड ये इस पे खर्चा करने से इकोनॉमी को बूस्ट देने की उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। केंद्र शासित क्षेत्र दमन के उद्योग मंडल के उप प्रमुख श्री पवन अग्रवाल ने कहा कि बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान रखा गया है, जिससे स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक नए बजट का सवाल है, नए बजट में जैसे कि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा, ऐसी सरकार ने नहीं की। ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में MSME के सेक्टर में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और स्टार्टअप इंडिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं। जहां तक बजट की बात है, सभी का ख्याल रखा गया है। हेल्थ सेक्टर के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, MSME के सेक्टर में MSME को कैसे आगे ले जा सकता है, रोजगार का कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 मार्च से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा। बजट सत्र 9 अप्रैल तक चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक बार एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5,54,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई। केंद्रीय बजट में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% बढ़ाई गई। सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को मंजूरी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की म्यांमा में सैन्य तख्तापलट के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए आज बैठक। बिहार में कल 37,572 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में 1,83,756 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीके के दुष्प्रभाव की कोई खबर नहीं है। इस बीच बिहार में 2,58,136 कोविड रोगी संक्रमण से उबर चुके हैं। सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 1,154 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कल 118 रोगी कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 75 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य के 19 जिलों में संक्रमण के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 98.98% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 1,31,59,794 लोगों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जांच किए गए 21,922 नमूनों में से
64 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य के कोविड नोडल अधिकारी ने बताया कि कल 99 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में 8,87,900 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 8,79,504 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 1,242 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 7,154 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 15 मामले पूर्वी गोदावरी जिले से हैं, जबकि विशाखापत्तनम जिले से 10 सक्रिय रोगियों की पुष्टि हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीसरी बार भी कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या शून्य रही है। अब द्वीप समूह में कोविड-19 का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरोना मुक्त हो गया है। हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड जांच जारी रहेगी। द्वीप समूह के मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है और लोगों से निरंतर सहयोग देने की अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ऐसे विकास के मॉडल का आह्वान किया है जो आदिवासियों की विशेष पहचान को संरक्षित करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों की संस्कृति उनकी पहचान है, चाहे वे मुख्य धारा में आ गए हों, लेकिन फिर भी इसे बचाए रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली हाट में कल राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव के उद्घाटन के बाद एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी संस्कृति का किसी भी प्रकार का नुकसान संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। आदिवासी विकास के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से आदिवासियों की समस्याओं के लिए चिंतित रही है। श्री नायडू ने कहा कि वास्तव में शहरी आबादी को सिखाने के लिए जनजातियों के पास बहुत कुछ है। उन्होंने जनजातियों के साथ व्यवहार करते समय खुले दिमाग रखने और विनम्रता के आचरण का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय जीवन का तरीका मौलिक, सत्य, शाश्वत और एक प्राकृतिक सादगी के लिए निर्देशित होता है। आदिवासी हस्तशिल्प की विस्तृत परंपरा के बारे में श्री नायडू ने इन उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने तथा आय के स्रोतों में सुधार करने के लिए आदिवासियों की प्राकृतिक कौशल को सामने लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने प्रतिष्ठित संगठनों से आदिवासी कारीगरों और मुख्यधारा के डिजाइनरों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देने की पहल के लिए सरकार की सराहना की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। ये हैं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी साइबल बर्मन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनामिका मजूमदार और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित ज्योति भट्टाचार्य जी। सूत्रों के अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों के स्थान पर 9 अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे गए हैं। चीन में मालवाहक जहाज एमवी अनास्तासिया पर फंसे 16 भारतीय नाविकों का भाग्य अभी अधर में है। पिछले 20 सितंबर से उत्तरी चीन के काओ फेदियन बंदरगाह के पास लंगर डाले इस जहाज के नाविक दल में बदलाव करने पर चीन की किसी भी तरह आश्वासन देने से फिर इनकार कर दिया है। जहाज पर उपस्थित 16 भारतीय नाविक भारी मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। चीन के स्थानीय अधिकारी उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। नाविक दल ने आकाशवाणी को बताया कि चीन की ओर से एक जहाज से दूसरे जहाज के नाविक दलों को बदलने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया है और उन्हें इस बारे में कोई नई जानकारी भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है कि समय के साथ उनकी हालत और खराब होती जा रही, साथ ही वे गहरे अवसाद में घिर रहे हैं। हमारे चीन संवाददाता की ये रिपोर्ट। जून 2020 से जिनतांग बंदरगाह पर अटके जहाज एमवी जग आनंद को नाविक दल बदलने के लिए जापान रवाना किए जाने को लेकर 18 जनवरी को बातचीत के बाद इस जहाज के नाविक दल को समस्या के समाधान की आस बंधी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की म्यांमा में सैन्य तख्तापलट के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए आज बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ब्रिटेन ने कहा है कि म्यांमा की स्थिति पर तत्काल चर्चा कराने की उसकी योजना है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड ने पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा परिषद कई कदमों पर विचार करेगी। परिषद लोगों की लोकतंत्र में आस्था के विचार का सम्मान करने और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा कराने पर विचार करेगी। इससे पहले कल म्यांमा की सेना ने देश में तख्ता पलटने के बाद 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता नेता आंग सान सू की, राष्ट्रपति यू विन मिंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकार के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दिन का तापमान 4 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में भी सुबह कोहरा छाया रहा। बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 22 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। श्रीनगर में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 4 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से आशुतोष। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। जी मुकेश, बजट से जुड़ी खबरें आज के अखबारों पर छाई हुई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। जनसत्ता की सुर्खी है, सेहतमंद किसान, सरकार ने सुधार के रास्ते पर बढ़ाए कदम। पत्र के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयकर रिटर्न से छूट। स्वास्थ्य क्षेत्र में 137% आवंटन बढ़ा। कोरोना टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटा, कीमतें गिरेंगी। हिंदुस्तान लिखता है, प्रहार से जूझने का प्रयास। दिल्ली एनसीआर में परिवहन को रफ्तार, फ्रेट कॉरिडोर में तेजी के आसार। किफायती घर पर छूट। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, बजट वॉरियर्स, इकोनॉमी बचाने को कोरोना वॉरियर्स जैसा रोल चुना मोदी और निर्मला ने। रॉकेट की स्पीड में शेयर बाजार, 2315 अंक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक भास्कर बजट भास्कर पृष्ठ पर लिखता है, स्वस्थ रहो, आत्मनिर्भर बनो। बजट में रेलवे को बड़ी सौगात, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कॉरिडोर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। वीर अर्जुन के अनुसार, चीन से तनाव के बीच रक्षा बजट में इजाफा। सैन्य खर्च के लिए 4,78,000 करोड़ रुपए। आधुनिकीकरण का बजट 19% बढ़ा। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, फोकस में देश की सेहत। अमर उजाला का कहना है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इम्यूनिटी बूस्टर, अर्थव्यवस्था को विनिवेश की डोज। विकास की मुख्य धारा को गति देंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अर्थव्यवस्था का टीकाकरण, बड़ी चुनौती बड़ा इरादा, पहली बार पढ़ा गया पेपरलेस बजट। हरिभूमि के अनुसार, कॉरपोरेट बाजार झूमा, मिडिल क्लास घूमा। दैनिक ट्रिब्यून ने बजट को उधार से उद्धार की राह बताया। पंजाब केसरी के अनुसार, प्रधानमंत्री बोले, दिल में है गांव और किसान, उनकी आय बढ़ाने के लिए बजट में जोर। किसानों को आसानी से और अधिक ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया, आंग सान सू की गिरफ्तार, 1 साल तक आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार, कई देश चिंतित, अमेरिका ने कार्रवाई की धमकी दी। वीर अर्जुन का शीर्षक है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। अमर उजाला की सुर्खी है, कश्मीर में फिर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। 13 साल में दिल्ली में सबसे ठंडा रहा दिन, लेकिन अब दिन के तापमान में इजाफे के आसार। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी माता पिता के पास है तो ये अवैध हिरासत नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कस्टडी और हिरासत में बड़ा अंतर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5,54,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई। केंद्रीय बजट में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% की गई। सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की मंजूरी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।